दोस्तों, बिग सोचों में खुश आमदीद। पुराने वक्तों में जो बादशाह ताकतवर होता था वो इर्द गिर्द की छोटी छोटी रियासतों पर ताकत के जरिए कब्जा कर लिया करता था और कमजोर रियासतें हमेशा खतरे में रहती थीं और उन्हें अपनी बका के लिए, अपने बचाव के लिए बहुत जतन करने पड़ते थे। एक रियासत का दूसरे पर कब्जा करके इसको अपना हिस्सा बना लेना एक मामूल की बात समझी जाती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान मुहज़्ज़ब होता चला गया और 20वीं सदी में तो अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा भी कायम कर लिया गया ताकि ममालिक के आपसी झगड़ों को जंग के बजाय बातचीत से हल किया जा सके। दुनिया में आखिरी बार वसी पैमाने पर बहुत से ममालिक की सरहदों का तयन दूसरी जंग अजीम के बाद हुआ था और दुनिया के नक्शे की शक्ल आज भी बाज़ तब्दीलियों के साथ वही है जो दूसरी जंग अजीम के बाद बनी थी। क्या 1945 में जंग अजीम दोम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद दुनिया में दूसरे ममालिक को फतह करने के लिए जंगें होना बंद हो गई हैं या इनकी नौइयत अब बदल गई है? और क्या आजकल के ज़माने में कोई मुल्क किसी और मुल्क पर या इसके इलाके पर कब्जा कर सकता है? और अगर कब्जा कर ले तो क्या इसको बरकरार रख सकता है? एक अमरीकी नौजवान रिसर्चर डैन ऑल्टमैन, जो कि जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस बारे में एक मुकम्मल तहकीक और डाटा के साथ इंतहाई दिलचस्प सेर हासिल रिसर्च पेपर तैयार किया है। आइए इसी रिसर्च की रोशनी में इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि 1945 के बाद किसी मुल्क के खुलकर किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने यानी खुली और फुल फ्लैग जंग के वाक़यात में बहुत कमी वाक़या हुई है, बल्कि ऐसे सिर्फ चंद ही वाक़यात मिलते हैं। 1945 के बाद सिर्फ 4 वाक़यात ऐसे हैं जब एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करने और इसको अपने अंदर शामिल करने की कोशिश की। पहला वाक़या 1950 की दहाई में हुआ जब शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर हमला किया और जंग में दोनों ममालिक के इत्तेहादी मुल्क भी शामिल हुए। ये हमला, जैसा कि हम जानते हैं, बिलाखिर नाकाम हुआ क्योंकि शुमाली और जनूबी कोरिया आज भी 2 अलग अलग मुल्क हैं। दूसरा वाक़या 1975 में इंडोनेशिया में हुआ जब इंडोनेशिया ने पुर्तगाल से आज़ादी पाने वाले मशरकी तैमूर पर फ़ौरन हमला कर दिया, लेकिन बिलाखिर ये मुहिम भी नाकाम ही साबित हुई क्योंकि 2002 में मशरकी तैमूर इंडोनेशिया से भी आज़ादी हासिल करके एक आज़ाद मुल्क बन गया। 1990 में तीसरा वाक़या तब हुआ जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो भी ये कब्जा बरकरार नहीं रख सका और इराक को अपनी फौजें कुवैत से वापस बुलाना पड़ी। चौथी और आखिरी मिसाल शुमाली वियतनाम के जनूबी वियतनाम पर हमले और फिर कब्जे की है, जो कि आज तक कामयाबी से कायम है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे भी शायद राज ये है कि 1954 तक वियतनाम एक ही मुल्क था। 1954 में इसको शुमाली और जनूबी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था और कॉलोनियल पावर्स ने 1954 में फ्रेंच इंडो चाइना कहलाने वाले मुल्क को एक मुआहदे के तहत 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। और वियतनाम को फिर मजीद 2 हिस्सों शुमाली और जनूबी वियतनाम में तकसीम किया गया। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि ये वाहिद मिसाल है जब 1945 के बाद किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क पर कब्जा किया और वो कब्जा आज भी कायम है। शुमाली और जनूबी वियतनाम मिलकर एक मुल्क सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बन चुके हैं। तो ये तो बात थी पूरे मुल्क पर कब्जा करने की, लेकिन अगर हम छोटे लेवल की स्मॉल स्केल जंगों की बात करें तो इनमें भी 1945 के बाद बहुत कमी आ चुकी है। दूसरे मुल्क के इलाके पर कब्जा करने के लिए जंगों की तादाद में कमी वाक़या हो जाने की 3 बड़ी वजूहात हैं। एक वजह तो है राय आमा की मुखालफत। एक सर्वे के मुताबिक 47% अमेरिकन और 37% ऑस्ट्रेलियंस की राय है कि अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क की सरजमीन पर कब्जा कर ले तो गैर जानिबदार ममालिक को अपनी मुतहद्दा फौज इस्तेमाल करते हुए हमला करने वाले मुल्क को मकबूजा मुल्क के इलाके से निकाल बाहर करना चाहिए। और इसी सर्वे के मुताबिक 75% लोगों की राय में कब्जा करने वाले मुल्क पर सख्त तरीन मुआशी पाबंदियां लगाई जानी चाहिए।
दूसरी वजह है इंसान का महज़ब हो जाना और महज़ब कवानीन का इतलाक़ करना, जंगों और तशद्दुद के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर। यानी आजकल के अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन इंतहाई सख्त हो चुके हैं, बहुत मुश्किल हो चुका है कि कोई मुल्क दूसरे के इलाके पर कब्ज़ा कर पाए। 2014 में 2014 में रशिया ने क्रीमिया के इलाके पर कब्ज़ा किया है, जो कि आज तक बरकरार भी है, लेकिन इसके नतीजे में रूस को सख्त मुआशी पाबंदियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तीसरी वजह है कब्ज़ा बरकरार रखने में मुश्किलात। 1945 से अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क के इलाके पर कब्ज़ा करता था तो 80% वाक़यात में जुग्राफियाई सरहदें बदल जाती थीं, यानी 100 में से 80 वाक़यात के नतीजे में हमला आवर मुल्क जिस इलाके पर कब्ज़ा किया होता था उसका इलाका अपने अंदर ज़म कर लेता था। लेकिन 1945 के बाद ये शरह 80% से कम होकर सिर्फ 30% रह गई। यानी अब अगर कोई मुल्क किसी इलाके पर कब्ज़ा कर भी लेता है तो इसको बरकरार रखने के इम्कानात बहुत ही कम हो चुके हैं। इराक का कुवैत पर कब्ज़ा और फिर फ़ौजें निकाल लेना इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, जो आपने अभी कुछ अरसा पहले देखी। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि जंगें तो आज भी हो रही हैं, चाहे छोटे पैमाने पर ही सही, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आज के ममालिक या इंसान निस्बतन महफूज हैं पुराने ज़माने के इंसान से? इस सवाल का जवाब भी इस तहकीक में मौजूद है और इसके मुताबिक अब जंगों की नौइयत बदल गई है। अब आम तौर पर हमलावर ममालिक दो तरह की स्ट्रेटजीज़ के तहत किसी दूसरे मुल्क पर हमला या कब्ज़ा करते हैं। पहली वजह है किसी इलाके पर ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक का क्लेम या किसी इलाके की मलकियत पर इख्तलाफ होना। ये सबसे बड़ी वजह है आजकल की जंगों की। इसराइल का अरबों की सरजमीन हथियाना, पाकिस्तान और भारत का कश्मीर पर झगड़ा और जंगें, यूरोप की बाल्टिक स्टेट्स की जंगें, भारत और चीन का लद्दाख का मामला, ये सब मिसालें इसी पहली वजह या स्ट्रेटजी की हैं। दूसरा तरीका आजकल के जदीद दौर में ये है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के बजाय किसी बड़ी आबादी वाले शहर के गैर आबाद या इंतहाई कम आबादी वाले छोटे छोटे इलाकों पर अपनी फ़ौज उतार देता है। छोटे इलाके पर कब्ज़ा करने का फ़ायदा ये होता है कि दुनिया भर में इतना शोर नहीं मचता जितना किसी बड़े इलाके या बड़े मुल्क पर हमला करने की सूरत में होता है, और इस किस्म की सूरत हाल में मजलूम मुल्क के इत्तेहादी और दोस्त ममालिक के जंग में शामिल होने के चांसेस भी इंतहाई कम होते हैं। रिसर्च डाटा के मुताबिक 1945 के बाद से आज तक 63 इस तरह के वाक़यात हुए जब किसी मुल्क ने दूसरे के छोटे से इलाके पर कब्ज़ा किया, और इन 63 वाक़यात में से सिर्फ 5 में ऐसा हुआ कि जिस मुल्क पर हमला हुआ उसके किसी दोस्त या इत्तेहादी मुल्क ने उस मजलूम मुल्क के दिफा में अपनी फ़ौज को गोली चलाने का हुक्म दिया। 1967 में इसराइल के खिलाफ मिस्र, शाम और उर्दन का फ़लस्तीन के दिफा में अपनी फ़ौजें उतारना, और 1974 में साइप्रस के जजीरे में तुर्की और यूनान की लड़ाई इसकी मिसालें हैं। छोटे इलाके की निस्बत अगर पूरे मुल्क पर हमला हो जाए तो हमलावर के खिलाफ मजलूम मुल्क के इत्तेहादी और दोस्त ममालिक फ़ौरन हरकत में आ जाते हैं। इराक कुवैत जंग में इराकी फ़ौज को कुवैत से बेदखल करना और शुमाली कोरिया के जनूबी कोरिया पर हमले की मिसालें इसका वाज़ेह सबूत हैं। जबकि पहली जंग अज़ीम तो शुरू ही इस वजह से हुई थी कि जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला कर दिया था, तो बरतानिया को इन्वॉल्व होना पड़ा, और दूसरी जंग अज़ीम में भी जर्मनी के पोलैंड पर हमले ही से ये जंग शुरू हुई थी। इसी के नतीजे में इत्तेहादी ममालिक फ्रांस और बरतानिया जंग में कूद पड़े थे। अगर हम छोटे इलाकों पर कब्जा करने वाले वाक़यात का जायज़ा लें तो इससे ये बात वाज़ेह तौर पर साबित होती है कि निस्बतन बड़े इलाके या पूरे मुल्क पर कब्जा करने के बजाय छोटे इलाके पर कब्जा करके इसे बरकरार रखना अब भी एक कामयाब स्ट्रेटजी है। ऐसा कब्जा करके बरकरार रखने के चांसेस तहकीक के मुताबिक 50% तक हैं। इन शॉर्ट पूरे मुल्क के बजाय छोटे इलाके पर कब्जा करने की सूरत में जंग के चांसेस भी कम होते हैं और कामयाबी से कब्जा बरकरार रखने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आजकल के ज़माने में हमला आवर मुल्क की कोशिश यही होती है कि दूसरे मुल्क के छोटे से इलाके पर कब्ज़ा करके पूरी कोशिश की जाए कि जंग इससे आगे ना बढ़े और सिफारती और सियासी महाज पर अपने कब्ज़े को बरकरार रखा जाए।
کم آباد یا بالکل غیر آباد علاقے پر قبضہ کرنے سے جنگ کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ بڑی آبادی والے علاقے پر قبضہ یا حملہ کرنے کے بجائے کم آباد یا بالکل غیر آباد علاقے پر قبضہ کرنے سے جنگ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ 1918 سے 2018 کے ڈیٹا کے مطابق جب کسی ملک نے کسی دوسرے ملک کے 1 لاکھ یا اس سے زیادہ آبادی والے علاقے پر قبضہ کیا تو 78% واقعات میں جنگ چھڑ گئی، لیکن اگر یہی حملہ کم آبادی والے دیہات وغیرہ میں ہوا تو صرف 36% واقعات میں جنگ ہوئی۔ اس کے مقابلے میں غیر آباد علاقے پر اگر حملہ یا قبضہ ہوا تو صرف 9% واقعات میں جنگ چھڑی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر آباد علاقے پر حملے کی صورت میں جس ملک پر حملہ ہوتا ہے اس کے جوابی حملہ کرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں نسبتاً زیادہ آبادی والے علاقے پر حملے کی صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی 1 صدی کے ریکارڈ واقعات کے مطابق انسانی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ بڑی آبادی والے شہروں کی نسبت غیر آباد علاقوں پر زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ یعنی جنگوں کی نوعیت میں یہ بھی ایک اہم تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ دوستو، تاریخ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چھوٹے یا بغیر آبادی والے علاقوں پر حملہ کرنا بھی جنگ سے بچاؤ کی گارنٹی نہیں۔ یقیناً 1982 میں ارجنٹائن کا فاکلینڈ آئی لینڈ پر حملہ اور پاکستان اور بھارت کی کارگل کی لڑائی اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے علاقے پر اس لیے قبضہ کرنا کہ اس سے فل سکیل جنگ نہیں ہوگی، خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں فل فلیج وار بھی چھڑ سکتی ہے۔ دوستو، ہماری خواہش ہے کہ تمام دنیا کے ممالک اپنے توسیع پسندانہ منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہ کریں اور آنے والی دہائیوں میں، آنے والے وقتوں میں اس دنیا میں جنگوں کی تعداد مزید کم ہو جائے بلکہ یہ جنگیں ختم ہو جائیں۔ امید ہے آپ کو یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ شکریہ۔